हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मांग का नियम। बच्चों, मैंने वीडियोस डाल रखे हैं बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर बीके लर्निंग, जो आप देख सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज का जो टॉपिक है मांग और मांग का नियम, ये टॉपिक आपके 12th बीकॉम और आगे भी आप कंपटीशन में भी आपके काम में आएगा। टॉपिक है हमारा मांग एवं मांग का नियम। इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे मांग। तो मांग क्या होती है बच्चों? मांग जो होती है वो होती है प्रभावपूर्ण इच्छा, जिसे हम डिमांड भी कहते हैं। डिमांड क्या होती है? प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा जिसका संबंध कीमत और समय से होता है ना। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो होनी चाहिए इफेक्टिव, प्रभावपूर्ण, और उसका संबंध होता है समय और कीमत से। यानी कि जब एक उपभोक्ता अपनी डिमांड को व्यक्त करता है, एक उपभोक्ता द्वारा अनेकों तरह की वस्तुओं की मांग की जाती है, तो वो मांग प्रचलित कीमत पर, है ना, जिस समय वो मांग करता है उस समय बाजार में प्रचलित कीमत पर मांगी जाने वाली मात्राओं को व्यक्त करता है। यानी कि किसी वस्तु की किसी समय विशेष पर बाजार में प्रचलित कीमत पर मांगी जाने वाली मात्राओं, है ना, को ही मांग कहते हैं। मांग के तत्व देखो। अब मांग का अर्थ जो है उसका हम अगर विश्लेषण करते हैं तो इसमें कुछ तत्व निकलते हैं, है ना, जिसमें पहला है हमारा प्रभावपूर्ण इच्छा। बच्चों, प्रभावपूर्ण इच्छा से मतलब क्या होता है? देखो, हमारी जिस वस्तु के प्रति इच्छा होती है उस वस्तु की हम डिमांड करते हैं, उस वस्तु की हम मांग करते हैं, लेकिन क्या हमारी जितनी वस्तुओं की इच्छा होती है, हमारी जितनी भी वस्तुओं की इच्छा होती है, क्या हम उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं? सभी वस्तुओं की मांग करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सभी इच्छाएं प्रभावपूर्ण नहीं होती। अब इच्छा तो होती है ना, लेकिन प्रभावपूर्ण इच्छा से मतलब क्या है? तो प्रभावपूर्ण इच्छा से मतलब होता है, प्रभावपूर्ण इच्छा में 2 पॉइंट होने चाहिए। पहला, उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होने चाहिए। यानी कि हमारी किसी वस्तु के प्रति इच्छा जागृत हुई, हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए। अब बच्चों, साधन से मतलब क्या होता है? साधन से मतलब होता है धन, रुपया, अर्थ, कई सारे नाम हैं इसके, मुद्रा, मनी, रुपए, है ना, पैसे, जो भी हैं, तो ये हमारे पास होने चाहिए। कोई भी इच्छा देख लीजिए आप, कोई भी वस्तु अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपके पास साधन होने चाहिए। बिना साधन के आप उस वस्तु को प्राप्त नहीं करोगे। साधन है आपके पास, उन साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए। साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए। किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा हुई, किसी वस्तु को प्राप्त करने की आपकी इच्छा हुई, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके पास साधन भी है, रुपए भी हैं, पैसे भी हैं, लेकिन उन पैसों को आप त्यागना नहीं चाहते, आप उन पैसों को नहीं देना चाहते, तो आप उस वस्तु को भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है? प्रभावपूर्ण इच्छा ये होती है। कैसे? कि प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए हमारे उसके अंदर 2 फैक्ट मौजूद होने चाहिए। कौन से? साधन। उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए और उन साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए, तब जाकर के आपकी कोई इच्छा प्रभावपूर्ण होती है। ठीक है ना? दूसरा इसमें पॉइंट होता है कीमत। आपकी किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा जागृत हुई, वस्तु को खरीदना चाहते हो आप, साधन भी है आपको आपके पास खरीदने के लिए और उन साधनों को त्यागने की तत्परता भी है,
है ना। तो वो आपकी इच्छा हुई इफ़ेक्टिव। और फिर आप डिमांड करोगे तो किसी भी वस्तु की डिमांड आप कीमत को देख करके करोगे, बिना किसी वस्तु की। अगर आप लोग भी व्यवहार करते हो, मार्केट से वस्तुएं खरीदते हो, कहीं से भी आप वस्तुएं खरीदते हो, तो क्या बिना उस वस्तु की कीमत देखे हुए, पूछे हुए आप कोई वस्तु खरीदते हो? नहीं, है ना। तो दूसरा फैक्ट क्या होता है हमारा? कीमत। हम किसी भी वस्तु की मांग उसकी कीमत के आधार पर करते हैं। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है समय। जिस समय हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं उसी समय हम उस वस्तु की कीमत देखते हैं और उसी समय हमारी उस वस्तु के प्रति इच्छा होती है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या पहले हम किसी वस्तु की इच्छा को देख करके, हम किसी वस्तु की कीमत को देख करके कोई वस्तु की मांग नहीं करते हैं। हम मांग जिस समय हमारी इच्छा होती है उसी समय की कीमत को देख करके हम मांग करते हैं, है ना। तो इसमें समय तत्व भी मौजूद होता है। जिस दिन, किसी भी दिन, सप्ताह है ना, साल, किसी से भी संबंधित मांग हो सकती है, ठीक है ना। तो मांग क्या होती है? मांग किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रचलित कीमत पर विभिन्न मांगी जाने वाली मात्राएं उस वस्तु की डिमांड कहलाती है। मांग के तत्व, है ना, मांग में मौजूद तत्व कौन कौन से होते हैं? मांग में मौजूद तत्व होते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होती है? कि प्रभावपूर्ण इच्छा होती है कि भाई हमारी इच्छा हो गई, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए और उस साधनों को त्यागने की हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए, तो वो प्रभावपूर्ण इच्छा बनती है। दूसरा तत्व है कीमत। कीमत, प्रचलित कीमत पर हम उस वस्तु को खरीदेंगे। तीसरा तत्व क्या होता है हमारा? समय, ठीक है ना। समय विशेष पर किसी वस्तु की मांग की जाती है। मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कि वस्तु की मांग मात्रा और वस्तु की कीमत में संबंध को स्थापित करता है ना। वस्तु की मांग मात्रा, मांग का नियम वस्तु की मांग मात्रा एवं कीमत में संबंध व्यक्त करता है, जो कि क्या होता है? ऋणात्मक होता है, विपरीत होता है ना। इन दोनों में वस्तु की मांग मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध होता है, ये बताता है हमारा मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम वस्तु की मांग मात्रा और कीमत में संबंध व्यक्त करता है। ये संबंध विपरीत होता है। कैसे? मांग का नियम क्या होता है? नियम होता है वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। ये है हमारा मांग का नियम। क्या है मांग का नियम? वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है। देखो, मांग के नियम के 2 मुख्य पॉइंट हैं कि ये मांग मात्रा और कीमत में संबंध को व्यक्त करता है। तो देखो, कीमत
से कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है। तो दोनों में संबंध है और ये संबंध क्या है? विपरीत है, रिवर्स है। कीमत बढ़ेगी, मांग मात्रा घटेगी। कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। उल्टा संबंध है ना, विपरीत संबंध पाया जाता है। किसके बीच संबंध पाया जाता है? वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के अंदर, है ना। तो ये है हमारा मांग का नियम, जो कि कीमत और मात्रा में संबंध को व्यक्त करता है। रिवर्स संबंध पाया जाता है। मांग, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है, वस्तु की कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। हम इसको ग्राफ के रूप में देखते हैं। ग्राफ देखो इसका, OX पर हम लेते हैं वस्तु की मात्रा, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, है ना। तो मैं लिख लेती हूँ मांग मात्रा, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा। इधर हम लेते हैं कीमत, ओके। ये हमारा OX अक्ष और ये हमारा OY अक्ष, है ना। देखो, जब मानते हैं कि कीमत है हमारी यहाँ तक, है ना, OP कीमत है, तो इस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा है हमारी OQ, ठीक है ना। अब जैसे ही कीमत बढ़ती है, ठीक है ना, ये कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ करके होगी OP1। साधारण रूप से कीमत हमारी ये है, तो कीमत हमारी जैसे ही बढ़ी तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो मात्रा घट करके मान लेते हैं इतनी हो गई, तो ये कीमत घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा ये हो गई, है ना, OQ1। कीमत बढ़ गई, मात्रा मांगी जाने वाली मात्रा पहले ये थी, कम हो गई। अब जैसे OP कीमत है ना, और कीमत हमारी घट रही है OP0, तो कीमत घटेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये मात्रा बढ़ करके कितनी हो गई? OQ0, ठीक है ना। तो Q0 Q1, ये इन पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या होगी? DD। ये हमारा DD क्या है? ये हमारा है मांग वक्र, ठीक है ना। DD हमारा मांग वक्र, किनको मिलाने पर? इनको मिलाने पर हमारा DD मांग वक्र बनता है। ये बनता कैसे है? ये क्या बताता है? मांग का नियम। मांग का नियम कहता है वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है। हम पहली कीमत लेते हैं OP, है ना। तो OP कीमत पर हमारी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? OQ। और अब जैसे ही हमारी मांग, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मात्रा घटती है। वस्तु की कीमत OP से बढ़ करके OP1 हो गई, तो P पर हमारी मांगी जाने वाली मात्रा Q थी, तो Q से घट करके कितनी हो गई? Q1। दूसरा है हमारा कि कीमत घटने पर मात्रा बढ़ती है। कीमत हमारी है OP घट गई, OP0 हो गई, तो OP0 कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? OQ0, जो कि OQ से बढ़ करके इतनी बढ़ गई है और ये कीमत इतनी घट गई है। और कीमत यदि बढ़ती है, कीमत ये बढ़ गई, तो मांगी जाने वाली मात्रा इतनी घट गई, ओके। ये हमारा मांग का नियम है। अब मांग का नियम किन मान्यताओं पर आधारित है? तो मांग के नियम की मान्यताएं, इस नियम की मान्यताएं, पहली मान्यता है इसकी, आय, उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो, अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, तो अगर उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उसके साथ ही अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो वो मांगी जाने वाली मात्रा क्यों घटाएगा? नहीं घटाएगा, यानी कि ये नियम लागू नहीं होगा। तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय उतनी ही रहनी चाहिए जब वस्तु की कीमत घटती है या बढ़ती है। तो अगर कीमत घट रही है, उसके साथ ही अगर उपभोक्ता की आय भी घट जाएगी, तो वो मांग की मात्रा नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। दूसरा है, इसका दूसरा पॉइंट है, उपभोक्ता की रुचि, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाई
उपभोक्ता किसी वस्तु का नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता किसी वस्तु का अपने इंटरेस्ट यानी कि अपनी रुचि के अनुसार प्रयोग करता है ना, और वस्तु की रुचि घट जाती है तो उस वस्तु की चाहे कीमत कितनी भी घट जाए वो उसकी मात्रा नहीं बढ़ाएगा, है ना, तो भी ये नियम नहीं लागू होगा। तो नियम की मान्यता क्या कहती है कि उपभोक्ता की रुचि फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। तीसरा है संबंधित वस्तुएं। देखो संबंधित वस्तुओं से मतलब होता है, इसी टॉपिक में आएगा आगे आपका पूरा विस्तृत रूप से। संबंधित वस्तुएं जिसको हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जो एक वस्तु के साथ साथ प्रयोग, मतलब दो वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग की जाती है, जैसे कार और पेट्रोल है ना, तो इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं वो कहलाती हैं पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है ना, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी की तरफ आ जाते हैं, है ना। तो ये हमारा इसी टॉपिक का आगे का पार्ट है। थोड़ा सा बता दूं, पूरक और स्थानापन्न। पूरक वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ, यानी कि एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं हो सकता। भाई गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल का प्रयोग कहाँ से करेंगे, है ना। तो पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं एक वस्तु के स्थान पर, यानी कि वो उस वस्तु के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी प्रयोग में लाई जा सकती हैं, तो वो होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं। तो संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और देखते हैं जैसे वस्तु होती हैं वो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा मूलक, इसमें ये नियम लागू नहीं होता है। प्रतिष्ठा मूलक या प्रदर्शनकारी जो वस्तुएं होती है, प्रतिष्ठा मूलक यानी कि जो व्यक्ति की शान शौकत को बढ़ाती है ना, रेपुटेशन को बढ़ाती है, इस तरह की वस्तुओं की कीमत जैसे ही डाउन होती है उपभोक्ता उन वस्तु को नहीं लेगा, क्योंकि उससे उस व्यक्ति की रेपुटेशन नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ऐसी वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। और देखते हैं कि वस्तु की जो गुणवत्ता है, वस्तु की गुणवत्ता समान रहनी चाहिए। गुणवत्ता में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, है ना, लेकिन कीमत उसकी क्यों बढ़ी है, क्योंकि उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ गया है। तो क्वालिटी में चेंज आने पर वो वस्तु अच्छी क्वालिटी की हो गई, अच्छी क्वालिटी की हो गई तो उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मात्रा घटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी में चेंजेस हो गया। हो सकता है उपभोक्ता बढ़ी हुई कीमत पर उस क्वालिटी को देख करके वो वस्तु ले ले। तो वस्तु की गुणवत्ता भी है वो समान रहनी चाहिए। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं हो। यानी कि जो वस्तु है उसकी इन फ्यूचर, है ना, आज के, यानी कि मेन पॉइंट क्या है, समय तक तो विद्यमान होना चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होता है तो उपभोक्ता उसी समय उस वस्तु की मांग मात्रा को घटाया बढ़ा सकता है। तो इन भविष्य में कीमत परिवर्तन की भी संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये है मांग के नियम की मान्यताएं कि उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, उपभोक्ता की रुचि और फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तुओं की जो कीमत है उसमें भी परिवर्तन। कौन सी वस्तुएं हैं? जो संबंधित वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं जिसमें आती है, तो उन वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो वस्तुएं प्रतिष्ठा मूलक हैं, रेपुटेशन, यानी कि जिन वस्तुओं का से प्रदर्शन बढ़ता है, उपभोक्ता अपनी रेपुटेशन बढ़ाता है, तो इस तरह की वस्तुएं होती हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है।
और वस्तु की जो गुणवत्ता है उसमें भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, और इन फ्यूचर यानी कि भविष्य के अंदर भी वस्तु की जो कीमत है उनकी घटने या बढ़ने की आशंका नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की आशंका होती है तो फिर ये नियम फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है